हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय इकोनॉमिक्स क्लासेस। आज हम करेंगे हेरोडोमर मॉडल, जो कि ग्रोथ मॉडल्स में से एक मॉडल है। हेरोडोमर मॉडल क्या कहता है? हेरोडोमर मॉडल कहता है कि इन्होंने इकोनॉमिक ग्रोथ के जो मॉडल हैं वो डेवलप किए हैं एंड उन्होंने क्या कोशिश की है, दे ट्राई टू एक्सप्लेन द रिक्वायरमेंट ऑफ स्टेडी ग्रोथ इन एन इकोनॉमी। वो कहते हैं कि एक इकोनॉमी के अंदर जो स्टेडी ग्रोथ है, स्टेडी ग्रोथ कैसे होनी चाहिए, तो उन्होंने उस कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। और इस कॉन्सेप्ट को उन्होंने एक्सप्लेन किया हुआ है केन्जियन थ्योरी के कॉन्सेप्ट को लेके। केन्जियन थ्योरी जो है उसको उन्होंने उसके व्यूज़ को थोड़ा सा कॉम्प्रिहेंसिव वे में एक्सप्लेन किया है। अगर आप देखो केन्जियन थ्योरी जो थी वो क्या कहती थी, केन्जियन थ्योरी का मेन मकसद था कि उसमें अनएम्प्लॉयमेंट लेवल को रिमूव करना है, और वो कैसे रिमूव करना है, विद द हेल्प ऑफ इफेक्टिव डिमांड। तो उस थ्योरी में अगर आपने पढ़ा हो तो उसमें मेन जो स्ट्रेस दिया गया था, डिमांड के ऊपर स्ट्रेस दिया गया था, सप्लाई का इतना रोल नहीं था। लेकिन यहाँ पर जो हेरोडोमर मॉडल है, मतलब ये दोनों के दोनों अलग इकोनॉमिस्ट हैं, लेकिन इन दोनों का जो मेन मोटिव था वो एक ही था कि स्टेडी ग्रोथ जो है वो कैसे अचीव करनी है। इसलिए दोनों के मॉडल को कंबाइन करके एक मिक्स जो व्यू है वो लिया गया। तो यहाँ पर उन्होंने केन्जियन थ्योरी जो थी वो शॉर्ट रन से रिलेटेड थी, लेकिन अगर हेरोडोमर मॉडल की बात करें तो ये जो थ्योरी है वो लॉन्ग रन से रिलेटेड है, एंड केन्जियन थ्योरी को ही उन्होंने कॉम्प्रिहेंसिव वे में थोड़ा सा अच्छे से एक्सप्लेन किया है। लेकिन मेन मकसद क्या है कि स्टेडी ग्रोथ जो है इकोनॉमी के अंदर, जो स्टेडी ग्रोथ है उसको कैसे अचीव किया जा सके। तो उन्होंने यहाँ पर ये बोला है कि स्टेडी ग्रोथ की रिक्वायरमेंट जो है, रिक्वायरमेंट्स क्या हैं, तो उसके लिए उन्होंने बोला कि इसके लिए किसका रोल है, जो मेन रोल है वो इन्वेस्टमेंट का रोल है, और इन्वेस्टमेंट का डुअल रोल है। मतलब दोनों साइड में उन्होंने बात की है। उन्होंने डिमांड साइड में भी इसके इन्वेस्टमेंट की बात की है और सप्लाई साइड में भी इन्वेस्टमेंट के रोल की बात की है। तो डिमांड साइड के अंदर अगर हम इन्वेस्टमेंट की बात करें तो उसमें उन्होंने बोला है कि जब इसके अंदर डिमांड इफेक्ट के अंदर क्या आएगा कि जब न्यू इन्वेस्टमेंट्स होती हैं तो न्यू इन्वेस्टमेंट्स के होने की वजह से जो हमारी इनकम है वो भी बढ़ जाती है। इसके अंदर अगर आप देखो तो हम मल्टीप्लायर इफेक्ट की बात करते हैं। तो मल्टीप्लायर इफेक्ट में आपने पढ़ा हुआ है कि जब इन्वेस्टमेंट्स की जाती हैं तो इन्वेस्टमेंट्स करने से हमारी जो इनकम है वो कई टाइम ज़्यादा बढ़ जाती है। तो ये जो है वो किसके इफेक्ट के अंदर आया, आपका डिमांड इफेक्ट के अंदर आया। इसी तरह से जब हम सप्लाई इफेक्ट के अंदर बात करेंगे तो सप्लाई इफेक्ट के अंदर भी उन्होंने इन्वेस्टमेंट के रोल की बात की हुई है हेरोडोमर ने। तो यहाँ पर भी उन्होंने बोला कि अगर नई इन्वेस्टमेंट्स होती हैं तो सप्लाई के पॉइंट ऑफ व्यू से तो नई इन्वेस्टमेंट्स हो जाएंगी, अगर वो होंगी तो उसमें क्या होगा कि प्रोडक्टिव कैपेसिटी जो है वो बढ़ जाएगी। वो कैसे बढ़ेगी? थ्रू एक्सपेंडिंग कैपिटल स्टॉक, क्योंकि अगर कैपिटल स्टॉक बढ़ेगा तो प्रोडक्टिव कैपेसिटी है वो भी बढ़ जाएगी। उसके बाद इसमें उन्होंने एजम्पशंस दी हैं। तो एजम्पशंस में जो एजम्पशंस हैं, एजम्पशंस में उन्होंने बोला है कि जो रिटर्न्स टू स्केल हैं वो कांस्टेंटली हैं। अदरवाइज अगर आप देखो तो 3 रिटर्न्स हैं, रिटर्न्स टू स्केल हैं, इंक्रीजिंग, डिमिनिशिंग एंड कांस्टेंट। लेकिन यहाँ पर उन्होंने क्या लिया है, सिर्फ और सिर्फ कांस्टेंट रिटर्न्स टू स्केल। कांस्टेंट रिटर्न्स टू स्केल मीन्स जिस रेशो से हम इनपुट लगाएंगे उसी रेशो से हमें आउटपुट मिलेगा। सपोज अगर हमने 10% के हिसाब से इनपुट लगाए हैं तो हमें आउटपुट भी 10% के हिसाब से ही मिलेगा। तो यहाँ पर आगे उन्होंने बोला कि जो कैपिटल आउटपुट रेशो है और जो लेबर आउटपुट रेशो है वो भी क्या है, कांस्टेंट है। उसके बाद बोला एमपीएस एंड एपीएस। एमपीएस मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव एंड एपीएस इट इज एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव। औसत बचत प्रवृत्ति जिसको बोलते हैं, सीमांत बचत प्रवृत्ति जिसको बोलते हैं, एंड इसको बोलते हैं औसत बचत प्रवृत्ति। तो ये दोनों की दोनों जो है वो क्या है, कांस्टेंट है। उसके बाद उन्होंने बोला कि जो टेक्निकल प्रोग्रेस है वो क्या है, न्यूट्रल है। इसके बाद उन्होंने बोला 5th पॉइंट में कि इकोनॉमी जो है क्लोज्ड है, एक इकोनॉमी का दूसरी इकोनॉमी के साथ कोई लिंक नहीं है। 6th पॉइंट में बोला है कि गवर्नमेंट की कोई इंटरफेरेंस नहीं है। एंड 7th पॉइंट में उन्होंने बोला है कि देयर इज अ फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इकोनॉमी, लेवल ऑफ इनकम इन द इकोनॉमी, कि फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम की वो बात करते हैं। नेक्स्ट इसमें दिया है एक्सप्लेनेशन के अंदर। तो इस हेरोडोमर मॉडल ने अपनी ग्रोथ रेट जो है 3 ग्रोथ रेट के बारे में एक्सप्लेन किया है। तो 3 ग्रोथ रेट कौन कौन सी है? एक है एक्चुअल रेट ऑफ ग्रोथ, दूसरी है वारंटेड रेट ऑफ ग्रोथ, एंड थर्ड जो है नेचुरल रेट ऑफ ग्रोथ। तो इसमें जो फर्स्ट जो है वो एक्चुअल रेट ऑफ ग्रोथ है। एक्चुअल रेट ऑफ ग्रोथ जो है वो क्या है, इसमें उन्होंने बोला एक्चुअल ग्रोथ रेट, जिसको कि जी के साथ डिनोट करेंगे, जी के साथ डिनोट करेंगे। तो वो कहते हैं वो क्या है, इट इज द एक्चुअल ग्रोथ रेट इज दैट ग्रोथ रेट विच एक्चुअली एग्जिस्ट इन द इकोनॉमी। इकोनॉमी
इकोनॉमी के अंदर जो एक्चुअल में एग्जिस्ट करती है उस चीज़ को उन्होंने एक्चुअल ग्रोथ रेट बोला है, एंड उसके लिए जो साइन है वो क्या लिया है उन्होंने, जी लिया है। तो जी इज इक्वल टू, इसका फॉर्मूला क्या है, एक्चुअल ग्रोथ रेट अगर निकालनी है तो उसका फॉर्मूला है, इक्वेशन है उसकी, जी इज इक्वल टू एस ओवर सी, ये उसकी इक्वेशन है। ये इसमें हम इक्वेशन ले सकते हैं। तो जो इक्वेशन है वो क्या है, जी इज इक्वल टू एस ओवर सी। तो इसको अगर हम क्रॉस मल्टीप्लाई करें जी और सी, तो ये जी सी एक साइड में आ जाएगा, एस एक साइड में आ जाएगा। अब यहाँ पर कहते हैं ये जो जी है, ये जो जी है ये क्या है, जी इज एक्चुअल ग्रोथ रेट। वो कैसे निकालेंगे, इसके लिए क्या उन्होंने बोला, ये किसके इक्वल होती है, डेल्टा वाई ओवर वाई। एंड जो व्हाट इज सी, इट इज अ कैपिटल आउटपुट रेशियो, ये आपको लर्न करना पड़ेगा। जी जो है वो क्या है, एक्चुअल ग्रोथ रेट, ये किसके इक्वल है, डेल्टा वाई ओवर वाई के। एंड सी जो है इट इज अ कैपिटल आउटपुट रेशियो, वो किसके इक्वल है, डेल्टा के ओवर डेल्टा वाई के। एंड डेल्टा के जो है वो किसके इक्वल होता है, आई के। तो इसलिए डेल्टा के की जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, आई ओवर डेल्टा वाई, जिसको कि उन्होंने आउटपुट बोला है या इनकम बोला है। उसी तरह से यहां पर अगर हम बोले डेल्टा के ओवर डेल्टा वाई, तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि कितना अमाउंट ऑफ कैपिटल हमें चाहिए 1 यूनिट ऑफ आउटपुट प्रोड्यूस करने के लिए। 1 यूनिट ऑफ आउटपुट प्रोड्यूस करने के लिए हमें कितनी कैपिटल की रिक्वायरमेंट है, कितना कैपिटल हमें चाहिए। तो ये डेल्टा के ओवर डेल्टा वाई को उन्होंने यहाँ पर एक्सप्लेन किया है। एस जो है, व्हाट इज एस, इट इज अ सेविंग इनकम रेशियो। तो उसके लिए क्या लिखेंगे, एस ओवर वाई, एस ओवर वाई, सेविंग और इनकम। सेविंग और इनकम की जो रेशियो है वो किसके इक्वल होगी, एस के इक्वल होगी। अब हमने क्या करना है कि जो मेन इक्वेशन थी हमारी, मेन इक्वेशन क्या बनी, जी सी इज इक्वल टू एस। तो इनमें हमने ये सारी वैल्यूज जो हमने अभी बताया है कि जी किसके इक्वल है, डेल्टा वाई ओवर वाई के, सी किसके इक्वल है, डेल्टा के ओवर वाई या आई ओवर डेल्टा वाई, या एस जो है वो किसकी इक्वल है, एस ओवर वाई। अब हमने सभी में इसकी वैल्यूज पुट कर देनी है। तो जब हम वैल्यूज पुट करेंगे तो वैल्यूज पुट करके जी की वैल्यू ये आ गई, सी की वैल्यू ये आ गई, एस की वैल्यू ये आ गई। तो जब हमने वैल्यूज पुट करी तो डेल्टा वाई के साथ डेल्टा वाई कैंसिल हो गया, आगे क्या आया हमारे पास, आई ओवर वाई इज इक्वल टू एस ओवर वाई। तो इट मीन्स कि आई जो है वो किसकी इक्वल आएगा, एस के इक्वल आएगा। सो आई जो है वो क्या है, आई जो है वो क्या है, इट इज अ एक्स पोस्ट इन्वेस्टमेंट। ये जो है वो क्या है आपका, एक्स पोस्ट इन्वेस्टमेंट। तो ये जो है ये किसके इक्वल होगा, इन्वेस्टमेंट जो है, एक्सपोस्ट इन्वेस्टमेंट जो है वो किसकी इक्वल हो जाएगी, एक्सपोस्ट सेविंग के लिए, सेविंग के इक्वल होगी। इसीलिए उन्होंने बोला है कि अगर डायनेमिक इक्विलिब्रियम की हम बात करें तो डायनेमिक इक्विलिब्रियम के लिए क्या जरूरी है, आई इज इक्वल टू एच, इन्वेस्टमेंट जो है वो सेविंग के इक्वल होनी चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है आपका वारंटेड ग्रोथ रेट। सो जो वारंटेड ग्रोथ रेट है वो क्या है, वारंटेड ग्रोथ रेट के लिए साइन जो है वो क्या है, इट इज जी डब्ल्यू। तो जी डब्ल्यू, अब वारंटेड ग्रोथ रेट क्या है, इट इज वारंटेड ग्रोथ रेट इज फुल कैपेसिटी ग्रोथ रेट ऑफ इनकम। तो यहाँ पर इसमें हमने जो, अगर हमने एक्चुअल ग्रोथ रेट की बात की थी तो वो ग्रोथ रेट से जो एक्चुअली एग्जिस्ट करती थी, लेकिन यहाँ पर उन्होंने क्या कहा है, फुल कैपेसिटी ग्रोथ रेट। तो फुल कैपेसिटी ग्रोथ रेट की उन्होंने बात की है कि इस इकोनॉमी में जो है वो क्या होनी चाहिए, फुल कैपेसिटी ग्रोथ रेट की बात की है, और उसको उन्होंने क्या बोला है कि इसको पोटेंशियल ग्रोथ रेट भी बोला है। सो वारंटेड ग्रोथ रेट इज फुल कैपेसिटी ग्रोथ रेट ऑफ इनकम ऑफ एन इकोनॉमी। तो उसके लिए मतलब इसमें फुल कैपेसिटी की बात की है और साथ ही साथ इसको क्या बोला, पोटेंशियल ग्रोथ रेट भी बोला है। अब इसमें एक थोड़ी सी चीज़ और याद रखना कि वारंटेड ग्रोथ रेट के अंदर जो प्रोड्यूसर्स हैं वो क्या होते हैं, फुली सेटिस्फाइड होते हैं, कैपिटल जो है वो फुली यूटिलाइज होती है, जो सेविंग्स हैं वो सारी की सारी इन्वेस्टमेंट में एब्जॉर्ब हो जाती हैं, और ना ही यहाँ पर ओवर प्रोडक्शन होती है और ना ही यहाँ पर अंडर प्रोडक्शन होती है। तो ये वारंटेड ग्रोथ रेट के अंदर आपने ये चीज़ याद रखनी है। उसके बाद इसमें जो इक्वेशन दी है, इक्वेशन क्या है, जी डब्ल्यू सी आर इज इक्वल टू एस। तो जी डब्ल्यू इट इज अ वारंटेड ग्रोथ रेट, सी आर जो है वो क्या है, सी जो था वो कैपिटल आउटपुट रेशो था, लेकिन आर आ गया, इट मीन्स आर के लिए यूज करेंगे रिक्वायर्ड कैपिटल आउटपुट रेशो, एंड एस इज इक्वल टू द सेम सेविंग इनकम रेशो। तो यहां पर उन्होंने बोला है कि अब इसके लिए क्या बनेगा कि इसको आप इस तरह से भी लिख सकते हो, जी डब्ल्यू इज इक्वल टू एस, ये इधर आएगा तो
एस ओवर सी आर। तो यहाँ पर उन्होंने बोला है कि अगर सेविंग इनकम रेशियो हमारी 10% है एंड उसके लिए हमारी जो रिक्वायर्ड कैपिटल आउटपुट रेशियो है अगर वो 4% है, तो उस हिसाब से अगर हम निकालें तो वारंटेड ग्रोथ रेट जो है वो कितनी होगी, हमारी 2.5% होगी। तो आगे उन्होंने बोला हुआ है यहाँ पर कि अब हमने अब 2 पॉइंट्स किए हमने, एक हमने किया एक्चुअल ग्रोथ रेट और एक हमने किया वारंटेड ग्रोथ रेट। तो एक्चुअल ग्रोथ रेट में हमने किया था GC इज इक्वल टू एस एंड वारंटेड ग्रोथ रेट में हमने लिखा GWCR इज इक्वल टू एस। आप देखो ये ऑलमोस्ट मिलते जुलते हैं इक्वेशंस, G की जगह पर GW लिख दिया, C की जगह पर CR लिख दिया और S की जगह पर SC आया। तो यहाँ पर उन्होंने बोला है कि अगर हमने स्टेबल ग्रोथ रेट, इकोनॉमी के अंदर स्टेबल ग्रोथ रेट की बात करनी है तो स्टेबल ग्रोथ रेट के लिए क्या है, G जो है किसके इक्वल कर दोगे, GW के। G जो है वो किसके इक्वल करोगे, GW के। एंड C जो है वो किसके इक्वल कर दोगे, CR के। सो कैपिटल आउटपुट रेशियो जो है वो किसके इक्वल होनी चाहिए, रिक्वायर्ड आउटपुट कैपिटल आउटपुट रेशियो की इक्वल होनी चाहिए, तभी जो है वो स्टेबल ग्रोथ आएगी इकोनॉमी में, अदरवाइज नहीं आएगी। तो ये इक्वेशंस आप थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लेना, लॉजिकली इसको लर्न करोगे तो हो जाएंगी। पहली वाली में GC इज इक्वल टू एस था, दूसरी वाली में ये वाला है, तो G के साथ क्या कर दिया, GW को, एंड C के साथ क्या कर दिया, CR को। तो ये इस तरह से किया। नेक्स्ट जो है वो क्या है आपका नेचुरल रेट ऑफ ग्रोथ। तो नेचुरल रेट ऑफ ग्रोथ जो है उसके लिए क्या साइन यूज किया उन्होंने, GN। तो उन्होंने बोला है कि अकॉर्डिंग टू हेरोडोमर नेचुरल ग्रोथ रेट इज रिगार्डेड एज पोटेंशियल और फुल एम्प्लॉयमेंट रेट ऑफ ग्रोथ। तो उन्होंने क्या बोला है यहाँ पर, उसको क्या माना है, पोटेंशियल, या क्या बोला है, फुल एम्प्लॉयमेंट रेट ऑफ ग्रोथ। अब उसमें उन्होंने क्या बोला था, फुल कैपेसिटी की बात की थी, फुल कैपेसिटी की बात की थी। एंड यहाँ पर उन्होंने क्या बोला है, फुल एम्प्लॉयमेंट रेट ऑफ ग्रोथ की बात की है। तो इसमें साथ में क्या कहा उन्होंने, इट इज द मैक्सिमम ग्रोथ रेट, ये वो ग्रोथ रेट है विच एन इकोनॉमी कैन अचीव विद हिज अवेलेबल नेचुरल रिसोर्सेज। इसके अंदर जो भी उसके पास अवेलेबल रिसोर्सेज होंगे, उन अवेलेबल रिसोर्सेज से वो ग्रोथ रेट को अचीव करने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पर साथ में उन्होंने बोल दिया इसका फॉर्मूला क्या है, GNCR इज इक्वल टू एस। अब यहां पर आप देखो फॉर्मूला GWCR इज इक्वल टू एस, तो GW की जगह पर उन्होंने क्या कर दिया है, GN कर दिया है। ऑलमोस्ट सेम है, मिलते जुलते फॉर्मूले हैं, लेकिन यहां पर W है तो यहां पर N कर दिया। तो इस इक्वेशन में आप देखो GN नेचुरल ग्रोथ रेट है, CR रिक्वायर्ड कैपिटल आउटपुट रेशियो है, एंड जो S है वो क्या है, इट इज अ सेविंग इनकम रेशियो। ये सेम है, तीनों इक्वेशंस में सेम है ये चीज। तो अब इसके बाद उसमें उन्होंने बोला है कि स्टेडी स्टेट ऑफ ग्रोथ, कि अगर इकोनॉमी के अंदर हमने स्टेडी स्टेट ऑफ ग्रोथ की बात करनी है तो उसके लिए क्या कंडीशन है। हमने 3 ग्रोथ रेट पढ़ी, एक हमने पढ़ी जो थी एक्चुअल ग्रोथ रेट, एक हमने पढ़ी वारंटेड ग्रोथ रेट और एक हमने की नेचुरल ग्रोथ रेट। तो ये तीनों अगर कहते हैं आपस में इक्वल होंगे तभी जो है स्टेडी स्टेट ऑफ ग्रोथ आएगी, अदरवाइज नहीं आएगी। तो इसमें साथ में उन्होंने बोल दिया, कहते इस लेवल को, इस इक्विलिब्रियम को मेंटेन करना थोड़ा सा मुश्किल होता है, इसीलिए इन्होंने इसको क्या बोला है, रेजर एज और नाइफ एज इक्विलिब्रियम। ये इसलिए बोला है क्योंकि इसमें अगर थोड़ा सा भी इम्बैलेंस क्रिएट हो जाएगा, इम्बैलेंस क्रिएट होने की वजह से प्रॉब्लम्स आनी शुरू हो जाएंगी। तो यहां साथ में इस चीज को उन्होंने डायग्राम के थ्रू एक्सप्लेन किया है। OX एक्सिस पे टाइम है, OY पे ग्रोथ रेट है। तो ये जो OS जो है वो क्या है, आपकी सेविंग लाइन। तो कहते हैं ये जो चीज है ये क्या बताती है, ये बताती है स्टेडी स्टेट ऑफ ग्रोथ को एक्सप्लेन करती है, जहां पर G इज इक्वल टू GW इज इक्वल टू GN। तो कहते हैं ये वाला जो है, ये जो लाइन है, ये जो स्लोप है वो क्या बताता है, ये बताता है इक्वलिटी बिटवीन APS and MPS. APS, what is APS? Average propensity to saving. MPS, it is a marginal propensity to save. ये सारे कॉन्सेप्ट्स आपने मैक्रो इकोनॉमिक्स के किए हुए हैं, मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर किए हैं, जिसमें हमने MPC, MPS, APC, APS, ये सारे कॉन्सेप्ट डिटेल में किए हैं। तो ये आपको थोड़ा सा इसके बारे में बेसिक्स पता होने चाहिए। नेक्स्ट जो है उन्होंने बोला है कि ये मेन जो है इक्विलिब्रियम यहाँ होना चाहिए। अब उसमें बोला कि डाइवर्जेंस मीन अगर थोड़े बहुत चेंजेस आ जाए, तो चेंजेस अगर सपोज इक्विलिब्रियम ना रहे, तो इक्विलिब्रियम अगर नहीं रहता है तो क्या सिचुएशन आ सकती है। तो डाइवर्जेंस जो है वो कहते हैं GW एंड GN में अगर आ जाए, तो चेंजेस अगर आ जाए, अपनी इक्विलिब्रियम से डेविएट हो जाए, तो क्या सिचुएशन जो है वो क्रिएट हो सकती है। तो इसमें उन्होंने यहाँ पर बोला है, अगर G, व्हाट इज G क्या था आपका एक्चुअल ग्रोथ रेट, GW जो था वो क्या है आपका
वारंटेड ग्रोथ रेट। तो कहते हैं अगर जी जो है वो ज़्यादा हो जाएगी, जी जो है वो वारंटेड ग्रोथ रेट से ज़्यादा हो जाएगी, इट मीन्स कि यहाँ पर क्या मतलब हुआ कि जो डिमांड फॉर आउटपुट है वो अगर ज़्यादा हो गई है, किससे ज़्यादा हो गई है, सप्लाई से अगर ज़्यादा हो गई तो इट मीन्स कौन सी सिचुएशन क्रिएट हो जाएगी, इन्फ्लेशन की। आपने ये याद रखना सिंपल, अगर जी है जो ग्रेटर देन डी डब्ल्यू हो जाएगा तो वो कौन सी सिचुएशन क्रिएट करेगा, इन्फ्लेशन की, क्योंकि उस सिचुएशन में क्या होगा, डिमांड जो है आउटपुट की वो ज़्यादा है लेकिन सप्लाई जो है वो कम है। तो आपको पता ही है कि मार्केट में जब किसी चीज़ की सप्लाई कम होती है, डिमांड ज़्यादा होती है, तो उसकी वजह से इन्फ्लेशन जो है वो क्रिएट होनी शुरू हो जाती है। इसी तरह से आपने इसका उल्टा कर देना है, तो सी इट इज़ अ कैपिटल आउटपुट रेशो एंड सी इट इज़ अ रिक्वायर्ड कैपिटल आउटपुट रेशो। तो कहते हैं रिक्वायर्ड अगर ज़्यादा है और एक्चुअल कम है, ये आप ध्यान से देखो, हमें चाहिए ज़्यादा, रिक्वायर्ड जो है वो ज़्यादा है, हमें जो रिक्वायरमेंट है उसी चीज़ की वो ज़्यादा है लेकिन है हमारे पास कम। इट मीन्स इसका मतलब क्या हुआ कि प्रोडक्शन लेवल जो है वो कम है। जब प्रोडक्शन लेवल कम हो जाएगा तो मार्केट में क्या होगा, इन्फ्लेशन होनी शुरू हो जाएगी। एंड ऑन इसको बिल्कुल ओपोजिट कर दोगे, जैसे मैंने लिखा जी जो है वो क्या है, ग्रेटर देन जी डब्ल्यू। तो यहाँ पर अगर इसको मैं ओपोजिट कर दूँ, ऐसे बिल्कुल इसका उल्टा कर दिया मैंने, तो इन्फ्लेशन की जगह पर क्या हो जाएगा, आपका डिफ्लेशन हो जाएगा। उसके बाद इन्होंने इस चीज़ को नेचुरल ग्रोथ रेट के साथ भी बताया कि अगर जी एन जो है वो ग्रेटर देन होगा जी डब्ल्यू के, तो कहते हैं उस टाइम पर, ये आप देखो यहाँ पर इस कर्व में, यहाँ पर टाइम दिया है, यहाँ पे ग्रोथ रेट दी है, तो कहते हैं ये वाला जो कर्व है वो जी डब्ल्यू है, ये क्या है आपका जी एन है। तो कहते हैं ये जो है वो ज़्यादा है, किससे ज़्यादा है, जी डब्ल्यू से। कहते हैं अगर नेचुरल ग्रोथ रेट जो है वो ज़्यादा होगी वारंटेड ग्रोथ रेट से, तब उस टाइम पर बूम की सिचुएशन होगी। जब बूम की सिचुएशन होगी तो इन्फ्लेशनरी ट्रेंड आने शुरू हो जाएंगे। इसका जब आप करोगे तब उस सिचुएशन में क्या है, अब यहां पर क्या था, इन्फ्लेशनरी ट्रेंड थे, तो यहां पर अब उन्होंने बोला है कि जो जी एन है, जी एन जो है वो क्या बता रहा है, जी एन जो है वो कम है नेचुरल, और वारंटेड ग्रोथ रेट जो है वो क्या है आपकी। अब नेक्स्ट इसमें कहा है कि अगर जी डब्ल्यू जो है वो ज़्यादा होगा जी एन से, तब कहते हैं इस सिचुएशन में क्या होगा। इस सिचुएशन में उन्होंने बोला है कि जो ग्रोथ रेट ऑफ कैपिटल है वो ज़्यादा हो जाएगी ग्रोथ रेट ऑफ पॉपुलेशन से। तो कहते हैं इस सिचुएशन में क्या होगा कि एक्सेस कैपेसिटी हो जाएगी इकोनॉमी के अंदर। जब एक्सेस कैपेसिटी हो जाएगी तो मार्केट में क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर इकोनॉमी के अंदर क्या होगा, डिप्रेशन आ जाएगा, डिफ्लेशन आ जाएगा, अनएम्प्लॉयमेंट क्रिएट होना शुरू हो जाएगा। तो कहते हैं कि ये वाली जो सिचुएशन है, और कहते हैं ये वाली जो सिचुएशन है वो क्या कहती है कि इकोनॉमी के अंदर जो ट्रेड साइकिल है उसको क्रिएट करती है, एंड जिसकी वजह से जो स्टेडी ग्रोथ का जो रूल था वो उसको रूल को क्या करती है, ये वायलेट करती है। नेक्स्ट जो पॉइंट है, नेक्स्ट है आपका डोमर्स मॉडल। तो डोमर मॉडल में हम इसमें भी उन्होंने इन्वेस्टमेंट के डुअल रोल को बताया है। डुअल रोल सेम वही चीज़ जिसमें कि डिमांड साइड की बात की है एंड सप्लाई साइड की बात की है, इसमें भी उन्होंने इन्वेस्टमेंट के दोनों रोल्स को बताया है कि इन्वेस्टमेंट अगर हम डिमांड साइड की बात करें तो उसमें जो है वो इनकम जनरेट हो जाती है मल्टीप्लायर के थ्रू। मल्टीप्लायर आपको मैंने पहले भी बताया कि मल्टीप्लायर क्या था कि इन्वेस्टमेंट करने से इनकम जो है वो कई टाइम ज़्यादा इंक्रीज हो जाती है, तो वो डिमांड साइड इफेक्ट के अंदर आएगा। इसी तरह से सप्लाई साइड इफेक्ट में उन्होंने क्या बताया है कि इन्वेस्टमेंट का क्या रोल है कि उसमें जो प्रोडक्टिव कैपेसिटी है इकोनॉमी की उसमें इंप्रूवमेंट्स होती हैं। उसके बाद इसकी अजम्पशंस हैं, अजम्पशंस ऑलमोस्ट सेम है। तो इसमें उन्होंने बोला है कि गवर्नमेंट इंटरफेरेंस जो है इंटरफेरेंस बिल्कुल नहीं होता। एपीसी एंड एमपीसी जो है वो क्या है, आपस में इक्वल है, क्लोज्ड इकोनॉमी है। तो यहाँ साथ में एक चीज़ और बोली है कि नो शॉर्टेज ऑफ रिसोर्सेज इंक्लूडिंग कैपिटल। तो यहाँ पर कैपिटल और साथ में साथ जो दूसरे रिसोर्सेज हैं उसमें किसी भी तरह की जो शॉर्टेज है वो नहीं है। साथ ही उन्होंने बोला फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल ऑफ इनकम विच हैज़ ऑलरेडी अचीव। तो यहाँ पर साथ में क्या बोल दिया कि लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट जो है वो की फुल एम्प्लॉयमेंट है जो कि ऑलरेडी हम उसको क्या कर चुके हैं, अचीव कर चुके हैं। तो इस नेक्स्ट इसमें दिया है एक्सप्लेनेशन में डिमांड साइड। तो यहाँ उन्होंने बोला है कि डिमांड साइड के अंदर क्या बोला है, डिमांड साइड के अंदर अगर आप देखो तो ये मेन इक्वेशन है इसकी। तो ये जो मेन इक्वेशन है, इस मेन इक्वेशन उन्होंने क्या बोला है साथ में, ये कैसे आई, तो उन्होंने बोला है कि इफेक्टिव डिमांड जो है इट इज इन्वर्सली रिलेटेड विद एमपीएस। तो एमपीएस, व्हाट इज एमपीएस, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव, जिसको बोलते हैं सीमांत बचत
प्रवृत्ति। तो केन्जियन का अगर मल्टीप्लायर कॉन्सेप्ट अगर आपने किया हो तो मल्टीप्लायर का जो फॉर्मूला था वो क्या था, डेल्टा वाई ओवर डेल्टा आई, ये हमने मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर किया हुआ है। और मल्टीप्लायर के जो है वो क्या था, 1/1 माइनस MPC, ये भी आपको पता है, ये किया हुआ है हमने। तो उसके बाद डेल्टा वाई ओवर डेल्टा आई, तो 1 माइनस MPC जो है मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम जो था, 1 माइनस MPC किसके इक्वल आएगा, 1 ओवर MPS के इक्वल। तो MPS के लिए उन्होंने फिर क्या साइन यूज किया, अल्फा यूज किया, तो डेल्टा वाई ओवर डेल्टा आई आ गया, डेल्टा वाई ओवर डेल्टा आई आया। तो यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई जब हमने किया तो ये आया हमारा डेल्टा आई एंड डेल्टा वाई इंटू डेल्टा वाई इंटू अल्फा। तो ये डेल्टा वाई इज इक्वल टू, अब ये इस साइड आ जाएगा आपका डेल्टा आई एंड ये इधर आके क्या आया आपका अल्फा नीचे आ जाएगा। तो यहाँ पर उन्होंने बोला डेल्टा वाई डी इज इक्वल टू डेल्टा आई इंटू 1 ओवर अल्फा। तो ये चीज़ बोलिए कि इफेक्टिव डिमांड जो है वो इन्वर्सली रिलेटेड है MPS से। तो उसके बाद अगर हम सप्लाई साइड की बात करें तो सप्लाई साइड में उन्होंने बोला हुआ है कि डेल्टा, उसके लिए मेन इक्वेशन क्या है, डेल्टा वाई एस इज इक्वल टू डेल्टा वाई, अब यहाँ पे ये सप्लाई साइड को डिनोट किया है, तो डेल्टा वाई इज इक्वल टू आई और सिग्मा। तो उन्होंने यहाँ पर ये चीज़ कही है कि लेवल ऑफ प्रोडक्टिव कैपेसिटी जो है, लेवल ऑफ प्रोडक्टिव कैपेसिटी, ये चीज़ जो है वो क्या है, लेवल ऑफ प्रोडक्टिव कैपेसिटी या सप्लाई एट फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल। कहते हैं ये 2 फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करती है। ये 2 फैक्टर्स कौन कौन से हैं, फर्स्ट है आपकी नेट इन्वेस्टमेंट एंड दूसरा जो है वो क्या है आपकी सिग्मा जो है, उसके लिए क्या बोला उन्होंने, प्रोडक्टिविटी ऑफ कैपिटल। तो ये दोनों के ऊपर डिपेंड करता है, सप्लाई एट फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल इन दोनों चीज़ों के ऊपर डिपेंड करेगा। तो यहाँ एक चीज़ आप देखो कि ये जो आई है, अगर आप देखो तो डेल्टा के जो है वो किसके इक्वल था आपके, डेल्टा के जो था वो किसके इक्वल था, आई के, तो इसकी जगह पर आप डेल्टा के भी लिख सकते हो। तो उसके बाद उन्होंने बोला है स्टेडी ग्रोथ, अगर हमें स्टेडी ग्रोथ चाहिए तो स्टेडी ग्रोथ के लिए फिर वही डिमांड जो है वो किसकी इक्वल होनी चाहिए, वो सप्लाई के इक्वल होनी चाहिए। तो डेल्टा वाई डी इज इक्वल टू डेल्टा वाई एस, ये डिमांड साइड थी, ये क्या थी आपकी सप्लाई साइड। तो उसके बाद हमने इसके जो इक्वेशंस के अंदर जो हमने अभी सॉल्व किया था कि ये जो है डिमांड साइड जो था वो किसकी इक्वल थी, इस चीज़ की इक्वल, ये हमने यहाँ पर पुट कर दिया। उसके बाद ये जो है ये किसके इक्वल थी, इसके इक्वल हमने ये कर दिया। तो ये दोनों जो थी ये आपस में इक्वल हो गए। तो उन्होंने यहाँ पर एक चीज़ बोली है, कहते हैं कि अगर हमने फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल मेंटेन करना है या हमने स्टेडी ग्रोथ रेट जो है वो अचीव करनी है, तो उसके लिए हमें क्या होना चाहिए, उसके लिए उन्होंने बोला है कि ये जो है डेल्टा आई ओवर आई, ये जो नेट इन्वेस्टमेंट जो है वो किसके इक्वल होनी चाहिए, इट मस्ट बी इक्वल, ये किसकी इक्वल होनी चाहिए, इट शुड बी इक्वल। तो किसके इक्वल, अल्फा, ये अल्फा और ये क्या है आपका सिग्मा। व्हाट इज अल्फा, इट इज MPS, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव। व्हाट इज सिग्मा, इट इज प्रोडक्टिविटी ऑफ कैपिटल। तो इन दोनों के प्रोडक्ट के इक्वल होगा। तो अगर हमने फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल और स्टेडी ग्रोथ ये दोनों अचीव करनी है, या दोनों का हमने मतलब दोनों में इक्विलिब्रियम देखना है, तो ये इन दोनों के प्रोडक्ट के इक्वल आएगा।